सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन के रिसर्च एप्टीट्यूड के छठी वीडियो में आपका स्वागत है। पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को जाकर अवश्य वीडियो को देख ले। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया गया है। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। आज अवधारणा के आधार पर अनुसंधान के भेदों को पढ़ते हैं। तो अनुसंधान के दो भेद है अवधारणा के आधार पर। एक है वैचारिक अनुसंधान, दूसरा है अनुभव सिद्ध अनुसंधान। तो वैचारिक अनुसंधान क्या है? वैचारिक नाम से ही पता लग रहा है विचार से संबंधित, जो कंसेप्ट से संबंधित हो। इसमें क्या किया जाता है? नए अवधारणा या विचारों का विकास किया जाता है, ठीक है, उनकी व्याख्या की जाती है और इसमें अमूर्त विचारों और सिद्धांतों से संबंध ये अनुसंधान होता है। फिर है अनुभव सिद्ध अनुसंधान। ये अनुभव और अवलोकन पर निर्भर करता है, ठीक है ना, और शोधकर्ता का तथ्यों पर नियंत्रण होता है। आगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है कि मुख्य सोपान। अनुसंधान के कौन कौन से सोपान होते हैं, क्या प्रोसेस होती है जिससे अनुसंधान शुरू से लेकर लास्ट तक किया जाता है। तो इस अनुसंधान के प्रोसेस या सोपानों पर बहुत विद्वानों के बहुत सारा मत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले बात कि क्रेसवेल द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसंधान अनुसंधान में तीन आधारभूत चरणों को समावेशित किया जाता है। तो क्रेसवेल के अनुसार तीन आधारभूत चरण है, मतलब तीन ही चरण है, तीन ही सोपान है। क्या है? समस्या को चिन्हित करना, समस्या से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए एकत्रित करना, मतलब प्रदत्त डेटा कलेक्टिंग करना, और तीसरा है कि फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, प्रश्न का उत्तर ढूंढना, ठीक है ना। तो यदि तीन ही सोपान या तीन चरण किसने माना? तो क्रेसवेल ने ऐसा कहा है, तीन ही चरण है ऐसा। आगे अनुसंधान प्रक्रिया में उसके लिए ट्रिक है आपके सामने कि अनुसंधान के जो सोपान है वो सोपान कौन कौन से है। तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना? ट्रिक पीएचडी कैग, पीएचडी पीएचडी सीएजी कैग, क्योंकि हम पीएचडी में रिसर्च करने के बाद कर रहे हैं तो मतलब पीएचडी में होता है, तो पीएचडी कैग, और बीच में केवल एच टी को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। पी से आएगा प्रॉब्लम। रिसर्च चरण में सबसे पहला चरण जो है, पहला सोपान जो है अनुसंधान प्रक्रिया के, वो है प्रॉब्लम, समस्या, किसी भी समस्या को ढूंढना, समस्या को पहचानना। उसके बाद आता है एज, एज मतलब हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, समस्या से संबंधित उसका समाधान कैसे होगा, उसके कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से विशेषताएं हैं, इन सब पर चर्चा करते हुए एक कल्पना तैयार करना, हाइपोथेसिस तैयार करना कि ऐसे ऐसे हम समाधान करने वाले हैं या करना चाहेंगे। उसके बाद आता है डिजाइन, डी से डिजाइन, डिजाइन मतलब रूपरेखा। देखो, समस्या हम पहचान लिए, उसके बाद समस्या को समाधान करने के लिए कुछ कुछ हम सोच लिए, परिकल्पना बना लिए। उसके बाद बनाने के बाद काम आता है डिजाइन की, मतलब है कि शुरू से लेकर लास्ट तक कहाँ पे कैसे कैसे हम क्या क्या प्रथम अध्याय में क्या रखेंगे, द्वितीय अध्याय में क्या करेंगे, तृतीय में क्या करेंगे। तो इस तरह से हमें पूरा रूपरेखा खाका तैयार करना होता है। उसके बाद आता है कैग, सी से आता है कलेक्टिंग डेटा। अब हमने रूपरेखा भी तैयार कर लिया, प्रॉब्लम भी सिलेक्ट कर लिए, हाइपोथेसिस भी बना लिए, लेकिन उसके बाद सबसे जो बड़ा काम है वो है डेटा संग्रह। हम यदि डेटा ही संग्रह नहीं कर पाएंगे तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए डेटा संग्रह करना होता है। बहुत जगह जा करके, कोई लाइब्रेरी घूम घूम के करना पड़ता है, अलग अलग सर्वे इंटरव्यू वगैरह ले ले करके डेटा कलेक्शन किया करना होता है। उसके बाद आता है ए से हम लेंगे एनालिसिस डेटा। अब डेटा तो हम इकट्ठा कर लिए, उसके बाद डेटा को एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है, मतलब डेटा का विश्लेषण करना कि कौन से डेटा जो है प्रथम अध्याय में आएगा, कौन से डेटा द्वितीय अध्याय में, कौन से तृतीय में, और किस क्रम में हम डेटा को रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, कौन से डेटा को हम छाट छाट देना है, किस डेटा को हमें शामिल करना है, तो ये सारा एनालिसिस हमको करना होता है, डेटा का एनालिसिस। अब उसके बाद आता है एच टी,
जो जनरलाइजेशन से पहले एच टी आता है। एच टी मतलब हाइपोथेसिस टेस्ट। हाइपोथेसिस टेस्ट। हाइपोथेसिस टेस्ट मतलब जो परिकल्पना का परीक्षण करना होता है कि जो हमने परिकल्पना सोचा, मतलब ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे या ऐसा किया जा सकता है, तो क्या वाकई में वो हो रहा है, घट रहा है या नहीं घट रहा है। तो इस तरह से याद रखिए, हाइपोथेसिस अस्थायी होती है क्योंकि इसमें हम सोच लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा। लास्ट में आता है जी। जी से जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब कंक्लूजन भी कह सकते हैं और निष्कर्ष भी आप लोग कह सकते हैं, या सामान्यीकरण। ठीक है ना। सामान्यीकरण मतलब निष्कर्ष ही होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से पीएचडी कैक, ये है ट्रिक, आपको लिख करके ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये है अनुसंधान प्रक्रिया के सोपान। अब आते हैं सबसे पहले सोपान पे, कि अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, मतलब है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना, प्रॉब्लम को खोजना या चुनना। अब है अनुसंधान समस्या के सूत्रीकरण में प्रयुक्त सोपान। आप किसी भी समस्या को सिलेक्ट करने के भी कुछ एक सोपान है जो यहाँ पे बताए गए हैं, कि अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना। सबसे पहले तो एक छात्र जो है, जो शोधकर्ता होगा, वो अपने क्षेत्र को की पहचान करेगा कि मुझे इस क्षेत्र में अपना काम करना है, या इस क्षेत्र को मैं बढ़िया तरीके से इस क्षेत्र में काम कर सकता हूँ, इस क्षेत्र में मेरी रुचि है, ऐसा ऐसा। उसके बाद व्यापक क्षेत्रों को उप क्षेत्रों में विभाजित करना। अब देखो, हर एक क्षेत्र में भी डिवीजन के साथ सब डिवीजन भी होते हैं, उप उप क्षेत्र भी होते हैं। उन डिवीजनों को भी हमको देखना पड़ेगा कि मैं यदि नाटक में हूँ, तो नाटक में भी प्राचीन नाटक, मध्यकालीन नाटक, अब आधुनिक नाटक, तो ऐसे उपभेदों को भी हमको चुनना पड़ेगा कि स्पेशली स्पेशली किस क्षेत्र में मुझे अपना खोज करना है, मुझे अपना काम आगे बढ़ाना है, ऐसा। तो उप क्षेत्र को विभाजित करना। उसके बाद अभिरुचि के क्षेत्र को चयन करना। आप बहुत सारे क्षेत्र है ऐसे करके, आप उन क्षेत्र में से कौन किस क्षेत्र का मुझे रुचि है, या मैं उसमें बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, मेरे में योग उस पर्टिकुलर क्षेत्र का मुझे ज्ञान है या मेरी रुचि है, तो इस रुचि को भी हमको चयन करना होता है। उसके बाद उसके बाद समस्या को चिन्हित करना, और उसके बाद ही हम एक पर्टिकुलर समस्या को चिन्हित करेंगे कि ये समस्या है इस जगत में, तो इस समस्या को समाधान करना है अपने रिसर्च के माध्यम से। फिर उद्देश्य का निरूपण निरूपण करना। फिर उद्देश्य का आकलन करना। जब हम समस्या को चिन्हित करेंगे तो उसके पीछे उद्देश्य भी छिपा होना चाहिए कि ये इस समस्या को समाधान करके ये उद्देश्य हम लोगों का पूरा होगा, या समाज को ये लाभ होने वाला है, इस तरह से। तो अनुसंधान समस्या को चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब कौन कौन सी बातें हैं जो अनुसंधान समस्या को चयन करते करते समय एक छात्र को ध्यान रखना होता है। एक तो है कि अनुसंधानकर्ता का सरोकार या रुचि। दूसरा है प्रबंधीय परिणाम, मतलब क्या परिणाम हो सकता है, परिमाण हो सकता है। फिर अवधारणा का मापन। फिर विशेषज्ञता का स्तर। फिर प्रासंगिकता, कितना प्रासंगिक है उस समस्या को समाधान करने में। फिर प्रदत्तों की उपलब्धता, क्या जो समस्या मैंने चुनी है, क्या वो उस समस्या से रिलेटेड डेटा उपलब्ध है नहीं है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। फिर नैतिक मुद्दे, उससे रिलेटेड कुछ नैतिक मुद्दे। अब आगे चलते हैं लिटरेचर रिव्यू पे। साहित्य का प्रारंभिक अवलोकन। देखो, किसी भी समस्या को समाधान करने के बाद हमको उस समस्या से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू करना होता है, मतलब अलग अलग साहित्य ढूंढना होता है, ग्रंथ ढूंढने होते हैं जो मतलब इस समस्या से रिलेटेड जो भी ग्रंथ होते हैं उन सबको ढूंढना होता है, उसी को लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। और साहित्य समीक्षा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है, क्योंकि अनुसंधान समस्या का समाधान करने के लिए शोधकर्ता को ज्ञान को बढ़ाती है। अब ज्ञान को बढ़ाना है तो लिटरेचर साहित्य समीक्षा करना ही होगा। उसके बाद प्रामाणिकता में सुधार लाने में सहायता मिलती है। प्रामाणिकता में सुधार लाता है ये साहित्य समीक्षा।
फिर क्रियाविधि में सुधार लाने में सहायक है। उसके बाद चरों को खोज पाना संभव होता है और निष्कर्षों की पृष्ठभूमि तैयार होता है इस साहित्य लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से। इस प्रक्रिया में मुख्य 3 चरण है। आप लिटरेचर रिव्यू आप कैसे करेंगे, उस 3 चरणों के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले मौजूदा साहित्य की खोज करेंगे, उसके बाद समीक्षा करेंगे, फिर सैद्धांतिक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। उसके आगे यहाँ पे एक बात लिखी है, देखे जैसे देखो इंटरनेट पर काफी निर्भर रहते हैं जो आजकल के शोधार्थी है, लेकिन इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उनका उद्गम प्रमाणित हो। ठीक है ना। जो प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए। इंटरनेट से कहीं से भी आप ले, लेकिन इसका क्रॉस चेक अवश्य करें कि जो पत्र पत्रिकाएं मुझे प्राप्त है क्या ये प्रामाणिक है या नहीं। उसके बाद उद्देश्यों का निरूपण। उद्देश्य 2 शीर्षकों के अंतर्गत लिखा जा सकता है, मुख्य उद्देश्य और उप उद्देश्य। तो इस प्रकार से आज का विषय पूरा हो जाता है और इसके आगे हम चर के बारे में पढ़ेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।